हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर। तो जैसा कि देखें, हम अपना क्लास शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि हम लोग पीछे क्या पढ़े थे। तो पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? तो पीछे हम लोग पढ़े थे क्लास फॉर ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के व्यक्तीकरण प्राप्त करने के क्या क्या शर्त हैं, क्या क्या नियम हैं। दूसरा हमने देखा था कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपने देखा कि पाथ डिफरेंस क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है और दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। क्लियर। जिसमें आपने निकाला था कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5 इंटू फेज डिफरेंस, मतलब लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन कैलकुलेट किए थे। ना चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि कंडीशन फॉर, तो ये आपका हो गया कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए, तो क्या क्या कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। चलिए हम लोग दो वेव लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि दो वेव हमने लिया कि जैसे आप देखो, हमने मान लिया कि लेट y1 इज इक्वल टू क्या है आपका, चलिए a साइन ओमेगा टी, और इसी तरीके से हमने मान लिया y2 और ये आपका है b साइन ओमेगा टी प्लस 5। मतलब यहाँ पर फेज डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है, तो वेर 5 आपका क्या हो गया, तो 5 हुआ फेज डिफरेंस। के लिए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम दो को सुपर इम्पोज करेंगे। तो जब हम दो को सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट वेव प्राप्त होगा। तो रिजल्टेंट वेव हो जाता है कि दिस इज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये आपका होगा अध्यारोहण के सिद्धांत से। तो चलिए अध्यारोहण के सिद्धांत से क्या मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्लियर। y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका y1, तो y1 हुआ a साइन ओमेगा टी, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो गया b साइन ओमेगा टी प्लस 5, b साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर। अगेन आप देखें, इसे सॉल्व करें तो ये आपका आया a साइन ओमेगा टी प्लस साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी। तो ये आपका होगा b साइन a, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस क्या होगा, कॉस ओमेगा टी या इंटू साइन 5। चलिए सॉल्व करते चलें। तो ये यहाँ पर आया आपको a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस अगेन आपको होगा b कॉस ओमेगा टी साइन 5। क्लियर। तो ना देखिए यहाँ से, चलिए साइन ओमेगा टी को हम कॉमन लेंगे। तो जब आप साइन ओमेगा टी को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी कॉस 5। तो ये आपको निकल गया a प्लस बी कॉस 5 और इधर आपको बच रहा है साइन ओमेगा टी प्लस आपका यहाँ पर आ गया कि दिस इज b साइन 5 और कॉस ओमेगा टी। तो चलिए यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लें कि जब हम दो लाइट वेव को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज किए तो फाइनल में क्या आया, y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस 5 साइन ओमेगा टी प्लस b साइन 5 कॉस ओमेगा टी। क्लियर ना। यहाँ पर फिर आप मान लीजिए
कि अगर हम लोग इसको मान लें कि a प्लस बी कॉस फाई, तो a प्लस बी कॉस फाई आपको हो गया r कॉस थीटा, और ये यहाँ पर हुआ b साइन फाई, और b साइन फाई आपका हो गया r साइन थीटा, r साइन थीटा। चलिए इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो जब दोनों का वैल्यू आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, दिस इज r कॉस थीटा, r कॉस थीटा इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी, अगेन देखें आप, तो ये हो गया r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। ना अगेन आपका हो जाएगा r, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, क्लियर। और ये आपका हुआ r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्लियर। अब यहाँ से देखें ये जो इक्वेशन मिला, तो r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यहाँ पर क्या r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ये भी इक्वेशन वैसा ही है जैसा वेव का इक्वेशन होता है, क्लियर। तो ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका हार्मोनिक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड आपका r है, और थीटा कितना है, फेज डिफरेंस। थीटा क्या है आपका, फेज डिफरेंस, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो ए हार्मोनिक वेव, इट इज ऑल्सो ए हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड r, क्लियर। तो यह भी r आयाम का एक हार्मोनिक वेव है, एक हार्मोनिक वेव है। बस इससे आप कितना प्रूव कर पाए कि हमने जब दो लाइट वेव को सुपर इम्पोज किया तो फाइनली हमें क्या मिला, तो फाइनली जो हमें मिला तो वो भी एक वेव ही है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, r है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से जैसे देखिए आपने r, तो चलिए इस r को हमको कैलकुलेट करना है। जैसे आप देखो यहाँ से अगर हम लोग लिखें कि दिस इज r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज r स्क्वायर, चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई अंतर नहीं है क्योंकि आप देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1। अगेन आगे बढ़े आप, तो ये आपका बन जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब, तो ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब आपका हो जाएगा a प्लस बी कॉस फाई, चलिए। तो ये आपका हो जाएगा r कॉस थीटा हम लोग माने हुए हैं a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर, और r साइन थीटा क्या है आपका, b साइन फाई, तो b साइन फाई का होल स्क्वायर, क्लियर। अगेन आप देखें यहाँ से, तो ये आपका हो गया r स्क्वायर, और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, क्लियर। ना चलिए अगेन आप सॉल्व करें, तो यहाँ से देखें ये आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कॉमन ले लें तो ये हो गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई, ओके। और अगेन r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a स्क्वायर, आप प्लस देखें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होगा 1, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
फाइव, कॉस फाइव, क्लियर। और यहाँ से जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू कितना मिल गया, तो ये रिजल्टेंट आपको मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। तो ये जो हमें मिला, तो ये आपको मिला क्या, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कि जब दो वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होती है तो हमें एक तीसरा वेव प्राप्त होता है, रिजल्टेंट वेव प्राप्त होता है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है आर। अगर पहले का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, उस स्थिति में रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। सेम टू सेम जैसा कि हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं कि जब दो वेक्टर है ए और बी और दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा, तो रिजल्टेंट क्या मिला था कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो इसी तरीके से ये आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पर अगर दोनों को आप डिवाइड कर दें, जैसे आप देखो यहाँ से अगर थीटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आर साइन थीटा बाय, आर साइन थीटा बाय क्या होता है आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा आपका हुआ बी साइन फाइव, बी साइन फाइव प्लस ए प्लस बी कॉस फाइव, और ये आपको निकल जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर आपको मिलेगा बी साइन फाइव ए प्लस बी कॉस फाइव, कि बी साइन फाइव बाय ए प्लस बी कॉस फाइव। तो हम लोग टेन थीटा का भी वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर। तो चलिए आप प्लीज़ यहाँ तक राइट करें, फिर हम आगे की ओर देखते हैं। चलिए ओके कंप्लीट, रब करें इसको। तो चलिए रब करते हैं, मिटाते हैं। ओके ओके फिनिश। तो ना देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। अब थोड़ा हम इसको इंटेंसिटी की तरफ लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी क्या होता है, कि ये जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप देखें तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस इज I1, दिस इज पहला का एम्पलीट्यूड। तो पहला लाइट है, पहला का एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए स्क्वायर के, जिसे आप लिख सकते हैं कि दिस इज I1 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर दूसरा वेव का इंटेंसिटी लिखो तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना था बी था, ओके। तो इस तरीके से बी स्क्वायर, और फाइनल जो रिजल्टेंट मिला तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, क्लियर। इस तरीके से अगर इस वैल्यू को हम आगे पुट करें तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करें तो देखो यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू आई बाई के। अगेन आप देखें यहाँ से तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपको मिल रहा है I2 बाई के, और यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना मिल रहा है आपको I1 बाई के, क्लियर। चलिए पुट करते हैं। नाउ देखें फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने इक्वेशन लिखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, क्लियर। चलिए आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आई बाई के, तो ये आपका हो गया आई बाई के। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू I1 बाई के प्लस I2 बाई के, यहाँ पर 2a,
तो a इज इक्वल टू क्या होगा आपको कि रूट अंडर I1 बाई के इंटू रूट अंडर I2 बाई के इंटू कॉस फाइव। ओके, अब आप देखो ये के कैंसिल, तो ये जब कैंसिल हो गया तो आपको क्या बच जाएगा, I इज इक्वल टू बच रहा है I1 प्लस I2 प्लस क्या होगा 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, कि अगर आपको डायरेक्ट इंटेंसिटी दिया हुआ हो तो उस स्थिति में मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा कि अगर I1 दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है तो हम लोग I का मान निकाल सकते हैं। वो I का वैल्यू कितना होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 cos 5। क्लियर? ओके, अब देखें, अब हम लोग चलते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अगर हम लोग बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, तो I मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ आपने देखा कि I प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर स्क्वायर के, जिसे आप ये भी लिख सकते हो कि I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा 2ab cos 5। क्लियर? नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, संपोषी व्यक्तीकरण के लिए I क्या होना चाहिए, तो I आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो I शुड बी मैक्सिमम का मतलब I महत्तम होना चाहिए। और I कब आपका महत्तम होगा, तो I आपका तब महत्तम होगा कि जब यहाँ से देखें आप, तो ये जो है ये आपका R अगर मैक्सिमम हो जाता है तो R क्या होना चाहिए, R मैक्सिमम होना चाहिए। बात पे गौर पे ध्यान देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यक्तीकरण के लिए I महत्तम होना चाहिए तो R भी क्या होना चाहिए, R मैक्सिमम होना चाहिए। और R अगर आपका मैक्सिमम होता है तो चलिए R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू, इसका मतलब है कि दिस इज cos 5, कि cos 5 का वैल्यू कितना होना चाहिए 1, मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है। और जब आप यहाँ से 5 निकालोगे तो इसका मतलब 5 का वैल्यू कितना होना चाहिए, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। तो इसका मतलब पहला आपको कितना निकल रहा है 0, पहला मिल रहा है आपको 0, कि 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, इट इज़ 2 पाई, और ये आपका होगा 4 पाई 6 पाई डॉट डॉट, मतलब इतने वैल्यू आपको मिलेंगे जिस पर cos 5 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। cos 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्लियर? बात समझ रहे हैं? तो जब ये इतने वैल्यू पर 1 होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं कि ऐसा वैल्यू हम पुट करें जो सारे के लिए पुट हो जाए, कि सारे के लिए फिक्स हो जाए। तो जैसे देखें, अगर हम फाई को मान लें 2n पाई, तो 2n पाई जब आप मानेंगे तो जरा उसमें बैठा के आप देखें क्या आता है प्लीज। ओके, देखा आप, तो कितना हो गया 2n पाई। तो इस तरीके से हम एक जनरल वैल्यू बना लेंगे। तो ये फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई n, वेयर n इज इक्वल टू क्या है आपका 0 1 2 3, 0 1 2 3। क्लियर? तो ये आपका 0 1 2 3 हो गया। ओके, तो चलिए इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो रहा है। ओके, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2 3, फिनिश ना। अब यहाँ से चलिए इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन में देखिए क्या आया था,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab कॉस 0। तो ये आपका निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जब कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होगा तो ये हो गया 2ab और आपको फाइनली आर बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अगेन आप देखें तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये जो रिजल्टेंट होगा ये मैक्सिमम कब होगा? तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है a प्लस बी के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हुआ? r इज इक्वल टू a प्लस बी। अगेन आप देखें यहाँ से अगर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो I मैक्सिमम या I मैक्सिमम मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो ये आपका निकला। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन हम लोग पढ़े थे कि आपने पढ़ा था कि दिस इज पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस बराबर क्या होता है? लेमडा बाय 2 पाई इंटू 5 हम जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको हो जाएगा दिस इज लेमडा बाय 2 पाई इंटू 5। देखें 5 कितना आ रहा है? 5 इक्वल टू 2n पाई। तो ये हम यहाँ पर 2n पाई पुट करेंगे, 2 पाई कैंसिल होगा और ये जो आपको मिलेगा पार्ट डिफरेंस कितना मिल जाएगा? n लेमडा। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? n लेमडा। पार्ट डिफरेंस कितना होगा? n लेमडा। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए प्लीज इसको राइट करें, फिर हम आगे की ओर देखते हैं। क्लियर? ओके। तो चलिए अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लीज हम यहाँ तक रब करें। तो चलिए इसे हम रब करते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड निकाला, इंटेंसिटी निकाला और पार्ट डिफरेंस निकाला, इसी तरीके से हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी एम्पलीट्यूड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और पार्ट डिफरेंस सारा कैलकुलेट कर लेना है। चलिए ओके। तो आप देखें यहाँ पर कि हम लोग देख रहे हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो आई शुड बी मिनिमम। तो ये आपका होता है कि आई शुड बी मिनिमम। तो आई अगर मिनिमम है तो आर भी मिनिमम होना चाहिए, तो आर मिनिमम होने के लिए कि ये cos फाई का वैल्यू कितना होगा? -1, कि सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है ना। अगर यहाँ से चाहें आप तो ये 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो जैसे पहला पाई होगा, ये आपका 3 पाई होगा, ये आपका 5 पाई होगा, इट इज 7 पाई नॉट 6 पाई एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ भी आपको वैल्यू प्राप्त होगी। क्लियर?
तो जब आप इस तरीके से वैल्यू प्राप्त होती है तो यहाँ भी एक जनरल वैल्यू बना लीजिए। तो जब आप यहाँ पर जनरल वैल्यू बनाएंगे तो जनरल वैल्यू अगर आप बनाते हैं तो इसे भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 पाई की वेयर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इट इज 1 2 3 एंड सो 1 2 3। जैसे यहाँ पर अगर आप 1 पुट करें तो 2 माइनस 1 पाई, क्लियर, पाई बचा। अगर आप 2 पुट करें तो 4 माइनस 1 इट इज़ 3 पाई, 3 पुट करें एंड सो। तो इस तरीके से यहाँ भी हम एक जनरल वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। और जब आप जनरल वैल्यू प्राप्त कर लेते हो, अब देखो 5 निकल गया, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस अगर आप निकालोगे डिस्ट्रक्टिव के केस में, तो पार्ट डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, पार्ट डिफरेंस का फार्मूला होता है लेमडा बाय 2 पाई इंटू 5। और ये पार्ट डिफरेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये हो गया लेमडा बाय 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई। क्लियर, क्लियर, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपको बन जाता है 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2, 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। क्लियर। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में हमें क्या पार्ट डिफरेंस मिलेगा, तो ये पार्ट डिफरेंस हमें मिलता है 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। क्लियर। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव के केस में। अब हम लोग चलते हैं रिजल्टेंट मैक्सिमम। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम का अगर आप बात करें तो यहाँ से देखें, चलिए इसी में, तो ये यहाँ पर cos थीटा कितना हो जाएगा, तो ये आपका cos 180 डिग्री होगा। और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस होता है -1। तो ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फाइनली क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये जो हमें मिलेगा तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये रिजल्टेंट मिनिमम होगा, ये रिजल्टेंट मिनिमम होगा। और इसे हम लोग कहते हैं आई मिनिमम और आई मिनिमम। तो आई मिनिमम आपका कितना निकलेगा, इट इज ऑल्सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूरा डेरिवेशन निकाल लिया, पूरा डेरिवेशन हमने प्राप्त कर लिया। कि जैसे अगर आप देखें तो चलिए इसको पहले आप राइट कर लें, फिर हम थोड़ा सा इस पर आपसे बात करेंगे। क्लियर, ओके, शायद हो गया होगा कंप्लीट। तो ना देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर आप शुरू से इस चीज़ को सोचो कि हम लोग इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ पढ़े, तो इस तरीके से आपको लगेगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग पढ़े, तो सबसे पहले हमने 2 वेव लिया, एक y1 लिया था a साइन ओमेगा टी, y2 लिया, ये आपको समझने के लिए है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमने 2 लिया। क्लियर। तो हमें एक रिजल्टेंट वेव मिला। तो रिजल्टेंट वेव कितना मिला था, r इज इक्वल टू y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही मिला था। अब देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड, पहले का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का एम्पलीट्यूड b है, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड r है। इससे हमने रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकाल लिया। रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना आया था, तो ये आपको आ गया था a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। तो ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। क्लियर। जब हम लोगों ने tan थीटा का वैल्यू निकाला था, तो ये tan थीटा बराबर क्या आ गया था कि दिस इज a प्लस बी cos 5, अब प्लस क्या होगा, सॉरी, b साइन 5, b साइन 5, और ये आपको निकल गया था a प्लस बी cos 5। तो इस तरीके से आपने थीटा निकाल लिया। क्लियर। तो ये आपने निकाला। जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव के केस में आए तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में जब हम लोग पहुंचे तो पार्ट डिफरेंस s बराबर आपको क्या निकला था, n लेमडा, कि पार्ट डिफरेंस हमें क्या प्राप्त हुआ था, n लेमडा।
अगर हम लोग रिजल्टेंट मैक्सिमम का बात करें तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप देखें कि ये रिजल्टेंट मैक्सिमम, तो इसी तरीके से आपको आई मैक्सिमा निकला था। तो आई मैक्सिमा कितना आ गया था, तो ये भी आपको आ गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। ये इसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव के लिए सॉल्व किया। तो जब आपने डिस्ट्रक्टिव के लिए सॉल्व किया तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना आया था, तो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। अगेन अगर आपने एम्पलीट्यूड मिनिमम का बात किया तो ये एम्पलीट्यूड मिनिमम a माइनस बी और ये आपका आई मिनिमम। तो आई मिनिमम कितना हो गया, तो आई मिनिमम आपको हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेट किया। तो इतना को तो आपको पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखना ही है। बात समझ गए। तो इतना को मिनिमम कम से कम आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ना देखिए, अब यहाँ पर एक लाइन आप अपने नोट्स में डालेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर अपने नोट में डाल देंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ये कहता है इफ W1 and W2 are the width of width of two slits, are the width of two slits। Clear। are the width of two slits कि यदि दो स्लिट की चौड़ाई W1 और W2 है, तो उस स्थिति में ये आपका बन जाता है W1 बाय W2 इट इज इक्वल टू I1 बाय I2 इट इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। और इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, प्लीज़ राइट। चलिए, ओके कंप्लीट। तो आपका हो गया होगा। तो चलिए इसको हम रब करें। चलिए ओके। चलिए ना हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, तो ये आपका हो जाएगा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। तो चलिए इसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और ये आपका हो गया फ्रिंज की। तो चलिए फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपका लाइट वेव YDSC से गुजरता है, कहता है कि व्हेन लाइट वेव passes through YDSE, then we find bright and dark fringe। चलिए, कहता है the size of bright and dark fringe, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर इक्वल, समान होता है। कहता है सो द डिस्टेंस बिटवीन या विड्थ बिटवीन टू कंजिक्यूटिव
width between two consecutive bright और dark fringe is called fringe width, इसे fringe width कहते हैं। क्लियर? तो चलिए देखें, यहाँ पर हम लोग लिखे कि when light wave passes through YDSC Young's double slit experiment, then we find bright and dark fringe। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा कि जब प्रकाश तरंग YDSC से गुजरती है तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है। कहता है द साइज मतलब आकार, कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज का आकार, कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज का आकार कैसा होता है? तो आकार समान होता है। क्लियर? कहता है सो द विड्थ बिटवीन, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। मतलब फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, क्लियर? तो चलिए इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए थे। यहाँ पर आपका 2 स्लिट था, एक स्लिट ये कितना था आपका S1 और इसे क्या माना था S2। और यहाँ पर चलिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना ले रहे हैं? तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं D। क्लियर? और यहाँ से इस स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। क्लियर? ओके, तो ये हुआ S1, ये आपका पॉइंट हुआ P, इट इज O। क्लियर? और चलिए यहाँ से हम ये डिस्टेंस को मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस सबका कितना हो गया? तो ये डिस्टेंस को मान लेंगे, ये डिस्टेंस कितना है X, क्लियर? ओके, तो ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये 2 स्लिट है और ये स्लिट से आपको फ्रिंज प्राप्त हो रहा है। क्लियर? जिसमें आप जान रहे हैं कि सेंट्रल फ्रिंज कैसा होता है? तो सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होता है और आपका फिर डार्क होता है, फिर ऊपर ब्राइट मिलता है। तो इस तरीके से आपको फ्रिंज प्राप्त होते जाता है। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ से देखें, हम लोग मान लेते हैं कि चलिए लेमडा क्या आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि जो वेवलेंथ आप यूज किए हो, कि वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। क्लियर? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ओके,
नाउ आप देखें ये लेमडा हुआ। चलिए यहाँ पर हमने डिस्टेंस डी क्या है आपका, डी आपका है डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट कि दोनों स्लिट के बीच की दूरी। क्लियर। और ये आपका यहाँ से हमने मान लिया कैपिटल डी, तो ये आपका क्या है कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, मतलब स्लिट और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। क्लियर। तो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, और यहाँ पर देखें ये आपका एक्स डिस्टेंस है, मतलब फर्स्ट वहाँ पर डार्क आपको मिलेगा, हमने एक पॉइंट लिया है। अब बेसिकली हमको करना क्या है, पार्ट डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर अगर हम लोग पार्ट डिफरेंस का बात करें तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस S बराबर क्या मिलेगा, S2P या माइनस क्या होगा S1P। और इस S2P माइनस S1P को निकालने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं कि जिसमें अगर आप इस पॉइंट को M मान लें, इस पॉइंट को N मान लें, तो S1MP, तो ये आपका हो जाएगा कि दिस इज फ्रॉम ट्रायंगल S1MP। तो S1MP, तो जब आप S1MP लेंगे तो देखिए यहाँ से S1P स्क्वायर, तो ये आपका हो गया S1P स्क्वायर, इट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस इज S1M स्क्वायर प्लस देखिए MP और MP, तो ये आपका हो जाएगा इट इज MP स्क्वायर। चलिए सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो S1P तो आपका S1M इट इज इक्वल टू D, ये MP कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये यहाँ से लेके O से P तक का डिस्टेंस x है, ये आपका D है, तो हाफ कितना होगा D/2, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल S2NP, और ये आपका हो जाएगा S2P स्क्वायर इट इज इक्वल टू S2N का होल स्क्वायर प्लस NP का होल स्क्वायर, ये S2N D स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, अगेन आप उसी तरीके से देखें तो x प्लस D/2, क्योंकि यहाँ से O से लेके P आपका x है और O से लेके N का दूरी D/2 है, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया। क्लियर। तो चलिए इसके बाद हम लोग पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, तो प्लीज़ यहाँ तक आप राइट करें। ओके कंप्लीट, फिनिश। चलिए इसको रब करते हैं, इस फार्मूला को याद रखें आप। ओके तो देखिए हमको निकालना है पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस क्या था, S2P माइनस S1P। तो चलिए यहाँ से हम लोग कर देते हैं कि S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर। S2P कितना आएगा आपको, तो S2P आप अभी कितना निकाले हुए थे, याद होना चाहिए, तो S2P तो ये आपका आ गया था D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगेन माइनस, तो ये S1P ये कितना आया था D स्क्वायर अब प्लस कितना आ गया था आपका x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो S2P माइनस S1P, तो ये आपका बन जाएगा दिस इज डी स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2x डी बाई 2, 2x डी बाई 2। क्लियर। नाउ देखें माइनस डी स्क्वायर, और इधर अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस 2x डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाई 4। क्लियर। ओके, now चलिए सॉल्व कीजिए। तो चलिए S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। अगेन देखें यहाँ से, तो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये हो गया आपको प्लस एक्स डी, 2 कैंसिल, एक्स डी माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ये देखिए सारा टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बच गया एक्स डी प्लस एक्स डी। क्लियर। ये आपका क्या बन गया S2P माइनस S1P पार्ट डिफरेंस, तो ये आपका हो गया S2P प्लस S1P इंटू S, और ये आपको क्या निकल गया 2XD। क्लियर। तो ये कितना आ गया आपको 2XD। अगेन आगे बढ़ते चलें, तो ये हो गया पार्ट डिफरेंस x इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 2XD बाय S2P या प्लस क्या होगा S1P। अब यहाँ पर देखें फिगर में कि चूंकि S1P सारा छोटे छोटे डिस्टेंस का डिस्टेंस भी छोटा है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, फ्रिंज भी बहुत छोटा होता है, डिस्टेंस विथ फ्रिंज विथ भी छोटा होता है, तो सारे आपको छोटे ही हैं। समझ गए। तो दिस इज फॉर स्मॉल वैल्यू, तो इस तरीके से हम लोग इसे ले सकते हैं कि फॉर स्मॉल वैल्यू S2P इट इज इक्वल टू S1P इट इज इक्वल टू D। तो दोनों को जब आप ले लेंगे तो ये पार्ट डिफरेंस आपको हो जाएगा 2XD बाई D प्लस D, और ये आपका बनेगा 2XD बाई 2D। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा इट इज XD बाई D। तो ये आपको निकल गया पार्ट डिफरेंस। क्लियर। तो चलिए हम लोग पार्ट डिफरेंस तक पहुंच चुके हैं। अब देखें कंस्ट्रक्टिव, कि दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो उस स्थिति में आपने पार्ट डिफरेंस कितना निकाला था, तो ये पार्ट डिफरेंस आपने निकाला था n लैम्डा। क्लियर। अब यहाँ से देखो दोनों पार्ट डिफरेंस इक्वल करो, तो ये आपका हो गया XD बाय क्या हो जाएगा D, इट इज इक्वल टू क्या मिला आपको n लैम्डा। क्या मिल गया n लैम्डा। क्लियर। तो चलिए x का वैल्यू हम निकालते हैं, तो जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो x बराबर आपको मिल रहा है n लैम्डा D या बाय क्या हो गया आपको D। क्लियर। n लैम्डा D बाय D। फिनिश्ड। ओके। क्लियर। अब यहाँ से देखो आप कि सबसे पहले हम लोग फ्रिंज विड्थ का बात करेंगे, फिर बाकी के चीज़ों को आगे से समझ लेंगे। क्लियर। तो ना देखें कि अब हम फ्रिंज विड्थ की, जैसे अगर यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल टू क्या लें, n इज इक्वल टू 0 लें, तो अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 0 अगर आप लेते हो तो x0 कितना मिलेगा 0। तो ये जो मिलता है, तो x का वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या है आपका सेंट्रल फ्रिंज, इसको हम लोग सेंट्रल फ्रिंज कहते हैं। और सेंट्रल फ्रिंज कैसा होता है, तो सेंट्रल फ्रिंज हमें ब्राइट मिलता है, तो ये आपका होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। इसी तरीके से आप देखें यहाँ से
अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो ये x इज इक्वल टू 1 होगा, और x1 बराबर देखें n इज इक्वल टू 1 करें तो ये आपको मिल रहा है, इट इज लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। क्लियर? तो ये लेमडा डी बाई डी ये क्या हुआ? फर्स्ट ब्राइट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ब्राइट, कि पहला ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, पहला ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस। क्लियर? ओके। इसी तरीके से और भी आगे आप जा सकते हो। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर n इजकल टू 2 पुट करें तो ये x2 निकल जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2 लेमडा डी बाई डी। तो ये आपको कितना निकल रहा है? 2 लेमडा डी बाई डी। ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपको सेकेंड ब्राइट। ये क्या निकलेगा? सेकेंड ब्राइट। क्लियर? तो सेकेंड ब्राइट। ओके। अगेन इसी तरीके से अगर आप n इज इक्वल टू n लें तो ये आपको n निकल जाएगा, और ये कितना हो जाता है? n लेमडा डी बाई डी, n लेमडा डी बाई डी। क्लियर? अगर आप n इज इक्वल टू n प्लस 1 लो तो ये x n प्लस 1 मतलब x प्लस 1th फ्रिंज कितना मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा n प्लस 1 लेमडा डी बाई डी। और फ्रिंज विड्थ क्या होता है? कहता है 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी। आप देखो ये भी ब्राइट फ्रिंज है, ये भी ब्राइट फ्रिंज है, तो देयरफॉर बीटा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, और ये आपका हुआ n प्लस 1 लेमडा डी बाई डी माइनस, ये आपको निकल जाएगा दिस इज n लेमडा डी बाई डी। ओके, सॉल्व कर दें तो ये आपका हो गया d, ये निकल जाएगा n लेमडा डी प्लस क्या हुआ? प्लस आपका हुआ लेमडा डी माइनस n लेमडा डी, n लेमडा डी, n लेमडा डी कैंसिल, और फाइनली फ्रिंज विड्थ बराबर आपको कितना मिल गया? लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। क्लियर? तो ओके, आप समझ गए होंगे इतना। तो ये जो आपको निकला, ये आपका निकला फ्रिंज विड्थ, कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है। तो चलिए ये यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर? फिर इससे भी आगे थोड़े हैं, लेकिन आप एक चीज़ अभी जस्ट लिखे हो कि चूंकि वो ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, दोनों का फ्रिंज विड्थ क्या होता है? सेम होता है। इसलिए ब्राइट का भी है तो लेमडा डी बाई डी, और अगर डार्क का भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? वो भी हमें मिलेगा लेमडा डी बाई डी। क्लियर? लेकिन इस वैल्यू में दिस वन x0 मतलब पहला डार्क फ्रिंज, दूसरा डार्क फ्रिंज, तीसरा डार्क फ्रिंज। तो चलिए, आज चूँकि यूँ ही थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, और बहुत ज़्यादा लंबी ठीक नहीं होता है, तो चलिए इसको हम लोग बाय पार्ट में बांट के फिर फ्रिंज विड्थ का बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसको पढ़ते हुए फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए तब तक इतना को आप मन लगाकर पढ़ते रहें, अच्छी तरीके से तैयारी करें, और अगर हम अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।